Good evening, everyone. Myself Vedant Upadhyay, and today's our topic of discussion is आई। आज हम आई के बारे में बात करेंगे कि आई में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। हमने कुछ डिसऑर्डर को तो पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 3 नए डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ग्लूकोमा, फिर है कैटरेक्ट एंड लास्ट में है रेटाइनल डी अटैचमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोमा के बारे में। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, हमने इसमें शॉर्ट नोट्स प्लस लॉन्ग नोट्स दोनों का यूज़ किया है। मतलब कि शॉर्ट नोट्स से आपको रिवीजन में हेल्प होगी और लॉन्ग नोट्स से यदि आपको कुछ पॉइंट ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्लूकोमा के बारे में। अब देखो ग्लूकोमा क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ये आई का डिसऑर्डर है। आई का डिसऑर्डर है यानी कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, ब्लाइंडनेस करेगा। भाई आई का जो भी डिसऑर्डर है उसका अल्टीमेट वो क्या है, गोल कि वो ब्लाइंडनेस करे। ठीक है, सो ग्लूकोमा क्या कहते हैं, ग्लूकोमा को इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लोबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। ग्लोबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई फर्स्टली बाय रिचर्ड बैनिस्टर। रिचर्ड बैनिस्टर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया। द टर्म ग्लूकोमा मीन्स ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशन कैरेक्टराइज बाय ऑप्टिक नर्व डैमेज। अच्छा, ये कैसा है, जो ग्लूकोमा होता है उसके अंदर ऑप्टिक नर्व जो हमारी आई होती है उसमें जो नर्व होती है पीछे की साइड, उसमें क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशन है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन को हम याद कर लेंगे GIT से। जी मतलब ग्लोबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, आई मतलब आइडेंटिफाई बाय रिचर्ड बैनिस्टर, टी मतलब टर्म ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिक नर्व डैमेज। ओके, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन क्या है। तो देखो डेफिनेशन में हमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहला है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज बाय, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही वो है डिसऑर्डर। इसमें ग्लूकोमा में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि वो IOP है उसको बढ़ा देगा, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देगा और पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस कर देगा। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे, इट इज कैरेक्टराइज बाय AOP। ए मतलब एबनॉर्मल इंक्रीज इन IOP। ठीक है, ए। ओ मतलब ऑप्टिक नर्व डैमेज, ओके, और पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस। अब पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस हो जाएगा यानी कि पेरिफेरी का विजन लॉस हो जाएगा। ये हमारी आई है, आई में ये सेंटर वाला पार्ट है और ये है पेरिफेरी। ठीक है, तो यदि एक सेकेंड, ये हमारी आई है, ये है हमारा सेंटर वाला पार्ट। ठीक है, यदि पेरिफेरी का विजन लॉस हो गया, यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा पेशेंट को, तो आपको क्या लगता है पेशेंट को केवल कितना सा दिखेगा, इतना सा, ये पूरी आई है तो केवल इतना सा पार्ट में दिखेगा, यानी कि एक टनल विजन होता है। तो इसीलिए ग्लूकोमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक साइलेंट सिम्टम होता है उसका टनल विजन, क्योंकि पेरिफेरल जो पेरिफेरी वाला विजन है वो लॉस हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस हो गया। ओके, तो AOP से हमने इसको याद कर लिया। फिर दूसरा क्या है भाई कि ग्लूकोमा इज अ पिक डिसऑर्डर। किसका डिसऑर्डर है, पिक। देखो हम ग्लूकोमा आंखों का डिसऑर्डर है, तो पिक यानी हम फोटो खींचते हैं तो वो आंखों से ही तो देखते हैं हम उसको, इसलिए इट इज अ पिक डिसऑर्डर दैट इज अकर ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, इंक्रीज इन एक्कोस्यूमर प्रोडक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो। अब या तो एक्कोस्यूमर का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए या उसका आउटफ्लो डिक्रीज हो जाए, और आउटफ्लो डिक्रीज कैसे होगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं IOP से रिलेटेड चीज होगी कि भाई या तो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर वो क्या करेगा, IOP बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर उसका एक तरीके से जो जा रहा है वो मतलब एक तरीके से जा नहीं पा रहा वो अपने फ्लो से, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसके आउटफ्लो में। आउटफ्लो क्या हो रहा है, सही से निकल नहीं रहा, तो उसमें आउटफ्लो में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, IOP बढ़ेगा। तो दोनों का अल्टीमेट कारण क्या है, सॉरी दोनों का अल्टीमेट गोल क्या है कि IOP बढ़ रहा है, और IOP बढ़ेगा तो लास्टली क्या होगा, ब्लाइंडनेस होगी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे पिक का मतलब नहीं बताया, तो P का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, I मतलब होता है इरिवर्सिबल एंड C मतलब होता है क्रोनिक। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव, इरिवर्सिबल एंड क्रोनिक। ठीक है, आपको लॉन्ग नोट्स में पूरा अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा, तो आप ये टेंशन मत करो कि ये क्या लिख दिया, लेकिन एक बार आप याद कर लोगे तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है कि इट इज अ पिक डिसऑर्डर दैट इज अकर ड्यू टू इंक्रीज इन कंज्यूमर प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन बढ़ जाए या उसका आउटफ्लो डिक्रीज हो जाए, दोनों की वजह से क्या होगा, IOP बढ़ रहा है, और IOP बढ़ रहा है तो ब्लाइंडनेस हो ही रही है। ठीक है, अब कारण के बारे में बात करते हैं। तो देखो इसका मेन कॉज होता है कैटरेक्ट और ऑकुलर मेलानोमा, बाकी भी बहुत सारे कॉज हैं जो कि आपको लॉन्ग नोट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखो इसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है कंजेनाइटल, यानी कि भाई कंजेनाइटल हो मतलब बच्चे में पहले से ही हो, जन्म से। ठीक है, और एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ हो। ठीक है, तो जो कंजेनाइटल वाला है वो रेयर होता है, और यदि उसको ट्रीट नहीं किया तो वो ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। अब कंजेनाइटल है वो भी 3 पार्टों में डिवाइड होता है। 3 कौन कौन से, सबसे पहला हमारे पास आता है ट्रू कंजेनाइटल, कि भाई ट्रू कंजेनाइटल हो, कंजेनाइटल मतलब बर्थ से पहले, तो 40% ऑफ ऑल केसेस ट्रू कंजेनाइटल के 40% केसेस में होता है। वैसे तो कंजेनाइटल जो ग्लूकोमा होता है वो रेयर होता है, बट उसमें भी यदि देखा जाए, मान लो 10 केस आ रहे हैं कंजेनाइटल ग्लूकोमा के, तो 4 केसेस किसके होंगे, ट्रू कंजेनाइटल के होंगे, यानी कि IOP बढ़ जाए कब, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में।
ट्रू तो वही होगा इंट्रायूटेराइन लाइफ में, ठीक है। इन्फेंटाइल क्या नाम इसका, सॉरी, इन्फेंटाइल कंजेनाइटल ग्लूकोमा ये क्या होता है, ये 10% होता है, यानी 10 में से एक बच्चे को होगा। इंक्रीज आईओपी इन 1 to 3 ईयर, 1 से 3 साल में आईओपी बढ़ता है। वो तो कहाँ बढ़ रहा था, इंट्रायूटेराइन लाइफ में, ये इसमें 1 से 3 साल में। जुवेनाइल की बात करें तो उसमें 3 to 16 ईयर्स में बढ़ता है, ठीक है। ये तीनों कंजेनाइटल टाइप हो गए। अब एक्वायर्ड के बारे में बात करें तो देखो, एक्वायर्ड 3 टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या नाम इसका, ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक का नाम से पता लग रहा है भाई किसी कोई इंजरी हुई उसकी वजह से ग्लूकोमा हो गया, तो ट्रॉमेटिक का हम लिख सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्लूकोमा दैट इज अगर ड्यू टू ट्रॉमेटिक इंजरी ऑफ आई। सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी का भी मतलब उनको पता है कि कोई और डिजीज थी उसकी वजह से हमें ग्लूकोमा हो गया, जैसे कैटरेक्ट था, ग्लूकोमा हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव ग्लूकोमा हो सकता है कैटरेक्ट में, ठीक है। अब तो उसमें क्या लिखेंगे कि टाइप ऑफ ग्लूकोमा दैट इज अकर इन रेस्पॉन्स टू अदर डिजीज, कोई और डिजीज हुई उसके रिजल्ट में या रेस्पॉन्स में ये हो गया। प्राइमरी ग्लूकोमा क्या होता है, प्राइमरी ग्लूकोमा का मतलब होता है कि ग्लूकोमा एज अ ग्लूकोमा ही हुआ है, किसी और डिजीज की वजह से भी नहीं हुआ, ना ही इंजरी की वजह से हुआ है। तो प्राइमरी को 2 पार्टों में डिवाइड किया। पहला है ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल में क्या है, और क्लोज एंगल ग्लूकोमा। उसमें क्या भाई, देखो ये हमारे पास एक एंगल है, यदि ये क्लोज हो जाए, है ना, मान लो यहाँ से कुछ चीज़ फ्लो कर रही है और इसमें जाना है उसको, ठीक है। जैसे ये एक छोटी सी नैरो जगह जहाँ पे कुछ चीज़ फ्लो कर रही है जिसको यहाँ पे जाना है, अब उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो क्या ये एंगल था, उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा में आपको समझ में आया, ये क्या है, एक्वस है। एक्वस को क्लोज कर दिया यानी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। तो हम क्या कहेंगे, प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज बाय ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो ऑफ एक्वस जिसकी वजह से पेन भी होता है और ब्लाइंडनेस भी होती है, ठीक है। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा भी इसको हम बोलते हैं, ओके। यदि अपन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा की बात करें तो उसका मतलब क्या हुआ, हमने बताया था 2 ही कारणों से आईयूपी बढ़ती है, या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो भाई ऑब्स्ट्रक्शन वाला तो देख लिया, बचा क्या अपने फॉर्मेशन वाला, तो इट इज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज इन एक्वस प्रोडक्शन, जो कि क्या करता है, ब्लाइंडनेस कॉज करता है। तो ये तो हो गए शॉर्ट नोट्स, देखो इतने ही थे शॉर्ट नोट्स। ग्लूकोमा के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, क्लासिफिकेशन याद कर लीजिए, बाकी आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या ही नोट्स, शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, वो तो 3-4 लाइन है तो है वो, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन में वही देख लिया आपने, जी आई आइडेंटिफाई बाय, और टी मतलब टर्म ग्लूकोमा, ठीक है, ये देख सकते हो आप। और एओपी में देखो तो एओपी, ओके। और पिक का मैंने आपको बताया था, प्रोग्रेसिव, इरिवर्सिबल और क्रोनिक, वो ये लिख रखा, प्रोग्रेसिव, इरिवर्सिबल और क्रोनिक वही है, उसी को ही थोड़ा शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है। रिस्क फैक्टर और जो इटियोलॉजी है वो ये रही, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट नोट्स था इसलिए हमने छोटा छोटा बता दिया। बाकी आप कैटरेक्ट, ओकुलर मेलानोमा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ये सारे इसका कॉजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, तो ये रहा एक अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन लिखा हुआ, ठीक है। आप इनको भी एक बार पढ़ सकते हो। जैसा कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में हमने क्या बताया था, ओवर प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आईयूपी बढ़ रहा है और ब्लाइंडनेस कॉज कर रहा है। और क्लोज एंगल में बात की जाए तो वो क्या होता है, एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है, जिसकी वजह से सीवियर पेन होता है और आईयूपी बढ़ जाती है। सेकेंडरी ग्लूकोमा में क्या बताया था कि अगर एज अ रिजल्ट ऑफ अदर डिजीज, कोई और दूसरी डिजीज की वजह से हो रहा है। ट्रॉमेटिक में क्या बताया था कि वो इंजरी की वजह से हो रहा है, इट इज अकर ड्यू टू ट्रॉमेटिक इंजरी ऑफ आई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो देखो पैथोफिजियोलॉजी किस तरह से डिजीज प्रोग्रेस करी, तो कोई भी कारण होगा, चाहे वो कैटरेक्ट हो, चाहे वो ओकुलर मेलानोमा हो, दोनों की वजह से क्या होगा, आईओपी बढ़ेगा। अब आईओपी बढ़ेगा कैसे, या तो एक्वस का प्रोडक्शन बढ़ जाए या उसका आउटफ्लो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। दोनों की वजह से एक्वस का अमाउंट बढ़ जाएगा, और अमाउंट बढ़ा तो आईओपी बढ़ जाएगा, और कितने से ज़्यादा हो जाएगा, 24 mmHg से ज़्यादा, ठीक है। अब यदि आईओपी बढ़ गया तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, ब्लड वेसल है, ऑप्टिक नर्व और रेटाइना, उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा, कि भाई पहले तो ये स्ट्रक्चर इतनी थी, अब इसके अंदर पानी भर गया भरता गया, तो ये स्ट्रक्चर इतनी बड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी हुई तो कहीं ना कहीं साथ में जो ब्लड वेसल्स है, आसपास में जो ब्लड वेसल्स है, इनको क्या करेगी, एक तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, पतला करेगी, उन पर प्रेशर डालेगी, और प्रेशर डालेगी तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। अब ब्लड सप्लाई कम हुई तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा उन नर्व में, और ऑप्टिक नर्व में डैमेज हुआ तो विजन का लॉस होना ही होना है। फिर हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ग्लूकोमा के बारे में। तो ये 5 स्टेज होती है इसकी। इनिशिएटिव स्टेज, स्ट्रक्चरल अल्टरनेशन इन एक्वस फ्लो, ठीक है, फंक्शनल अल्टरेशन, ऑप्टिक नर्व डैमेज और ब्लाइंडनेस। देखो लास्टली क्या है, ब्लाइंडनेस हो रहा है, ब्लाइंडनेस से पहले ऑप्टिक नर्व डैमेज, ओके। अब इनिशिएटिव इवेंट यानी कि इटियोलॉजी हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ, स्ट्रक्चरल अल्टरनेशन इन एक्वस आउटफ्लो, मतलब कि या तो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ या फिर प्रोडक्शन बढ़ गया, उसकी वजह से फंक्शनल अल्टरेशन। फंक्शनल अल्टरेशन मतलब भाई आंखों का काम क्या है, देखना ही तो है, तो देखना मतलब ऑब्वियस है, ब्लड विजन होगा पहले, उसके बाद धीरे धीरे ब्लाइंडनेस होना स्टार्ट होगा, ठीक है।
तो ये हो गया। फिर हम बात करते हैं सीएम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि वो पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस हो रहा है, तो यानी पेरिफेरी में विजन लॉस हो रहा है, उसका मतलब कि बीच में से दिखेगा और बीच में से टनल की तरह दिखता है। तो इसमें क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है टनल विजन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज साइलेंट थेफ्ट ऑफ साइट। ठीक है, ये भी आपको लिखना है। आईओपी बढ़ेगा, आईओपी बढ़ेगा तो एकोमोडेशन ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। पेन किस में होगा, प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा में। ओपन एंगल में पेन नहीं होता है। ठीक है, ब्लड विजन होगा ही होगा, हेडेक होगा, नोज वॉमिटिंग, कलरफुल हेलोज अराउंड द लाइट। अब ये क्या होता है कलरफुल हेलोज, कभी आपने देखो चश्मा पहनने वाले रिलेट कर सकते हैं इससे। जैसे आपने कभी चश्मे के ऊपर पानी की बूंद गिर गई और आप है ना लाइट की तरफ देखते हो तो कुछ ऐसे लगता है 7 रंग दिख रहे हैं, उसमें 7 कलर्स दिख रहे हैं, तो बस वही होता है कलरफुल हेलोज अराउंड द लाइट। ठीक है, आप भी ट्राई कर सकते हो, चश्मा लेना मम्मी पापा का, उस पर थोड़ा सा पानी डालना, फिर है ना लाइट की तरफ ऐसे देखना, उसमें कलरफुल कलर्स दिखते हैं, 7 कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, क्या क्या हो सकता है। तो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, टोनोमीट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करती है, आईओपी के लेवल को मेजर करती है, और इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, आईओपी बढ़ रहा है। यही क्या हो गया, कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया। ऑप्थेल्मोस्कोपी हो गया, गायनेस्कोपी हो गया, पेरीमेट्री हो गया, और स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन भी हो गया। ठीक है, मैनेजमेंट में बात करें तो सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, फिर सर्जिकल, और लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट का आपको पता ही है कैसे लिखना है। ठीक है, वीडियो बनाई रखा है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो द मेन एम इज टू प्रिवेंट ऑप्टिक नर्व डैमेज, ऑप्टिक नर्व डैमेज से बचाना है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग थेरेपी चलती है क्योंकि इसमें ये कभी सही नहीं होता। यदि कोई पर्सन को ग्लूकोमा हो गया तो वो कभी सही नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन सी ड्रग्स से हम उसको बचा सकते हैं, तो देखो मायोटिक ड्रग्स दे सकते हैं हम उसको, जो कि क्या करती है, आउटफ्लो को बढ़ाती है। एग्जाम्पल है पिलियोकार्पिन, पिलियोकार्पिन आपको याद रखना है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, अब हमने बताया था एक्कोसिमर जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सीलियरी बॉडी में बीटा सेल्स से प्रोड्यूस होता है। यानी सीलियरी बॉडी है, उसकी जो बीटा सेल्स है वो एक्कोसिमर का प्रोडक्शन करती है। यदि ज़्यादा बढ़ रहा है, मान लो किसी को प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है, तो क्या हो रहा है, एक्कोसिमर का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बीटा सेल्स को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाएगा। टिमिनोल इसका ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, डीओसी मतलब ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी सॉरी ये क्या है, पोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, पीजी मतलब पोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ये क्या करती है, इंक्रीज यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो, ये यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ा देता है। और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, लेंटोप्रोस्ट, PCAG, प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लेंटोप्रोस्ट। डायनोप्रोस्ट भी होती है बट लेंटोप्रोस्ट का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और टिमेनोलॉल हम हॉस्पिटल में ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैनाडोल की बात की जाए तो ये इमरजेंसी ग्लूकोमा में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है भाई, ट्रेबिक्युलोप्लास्टी कर सकते हैं, ट्रेबिक्युलेक्टोमी कर सकते हैं, इरेडेक्टोमी कर सकते हैं, सीलियर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कैनुलोप्लास्टी कर सकते हैं। अब ट्रेबिक्युलोप्लास्टी क्या हो गया, टेम्पररी सर्जरी ऑफ चॉइस। प्लास्टी का मतलब रिकंस्ट्रक्शन, तो सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया किसका, ट्रेबिक्युलर मेशवर्क का। ठीक है, ट्रेबिक्युलोटॉमी क्या कर दिया, ये परमानेंट सर्जरी हो गई, यानी कि रिमूवल कर दिया। ठीक है, सर्जिकल रिमूवल कर दिया। इरेडक्टोमी मतलब आइरिस का सर्जिकल रिडक्शन कर दिया, या फिर सॉरी सर्जिकल रिमूवल कर दिया। सीलियरी डिस्ट्रक्शन, सीलियरी बॉडी का डिस्ट्रक्शन कर दिया। कैनुलोप्लास्टी यानी कि कैनाल ऑफ स्क्लेरम होती है ना, उसका क्या कर दिया, हमने रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। प्लास्टी है ना, प्लास्टी का मतलब होता है सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन, और एक्टोमी का मतलब होता है क्या नाम है, सर्जिकल रिमूवल। ठीक है, तो ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट, और ये रहा इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। हम केवल डायग्नोसिस देख लेते हैं। इम्पेयर्ड विजुअल फील्ड, विजुअल फंक्शन। ठीक है, क्यों इम्पेयर्ड विजन क्यों हुआ, मतलब ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, टनल विजन। टनल विजन होगा तो कहीं ना कहीं ब्लड विजन होगा, ब्लड विजन होगा तो इम्पेयरमेंट तो आ ही रहा है ना। अब हो क्यों रहा है, आईओपी की वजह से या फिर ऑप्टिक नर्व डैमेज की वजह से। नेक्स्ट एक्यूट पेन किस में होगा, प्राइमरी ओपन एंगल सॉरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा में। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑब्वियस है, इन्फेक्शन तो हो गई, क्योंकि सर्जरी करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नॉलेज डेफिशिएंट, आप एंजाइटी भी आप लिख सकते हो, ये इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है, ये भी आप देख लेना। कैटरेक्ट के बारे में बात करें तो देखो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, इंडिया में क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का। ठीक है, कैटरेक्ट इज अ क्लाउडीनेस एंड ओपेसिटी ऑफ लेंस, मतलब लेंस के आगे कुछ व्हाइट व्हाइट आ जाना, मोतियाबिंद जिसे अपन बोलते हैं ना, कि सफ़ेद सफ़ेद परत आ जाती, तो उसको तो क्लाउडीनेस आ जाना या फिर ओपेसिटी। पहले क्या आएगी, क्लाउडीनेस आएगी, फिर धीरे धीरे ओपेसिटी आ जाएगी। ओके, मोस्ट कॉमन पर्सन एज, मतलब देखो 40 साल से ज़्यादा की एज में ये पाया जाता है। डेफिनेशन देखी जाए तो कैटरेक्ट इज अ ऑप्टिक और सॉरी ओपेसिटी और क्लाउडीनेस ऑफ लेंस दैट डिस्टॉर्ट इमेज फॉर्मेशन ऑन रेटाइना लीड टू रिजल्ट इनटू ब्लड विजन और ब्लाइंडनेस। मतलब कि देखो ओपेसिटी हुई यानी कि सामने कुछ आ गया, या फिर क्लाउडीनेस हुई, धुंधला धुंधला हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो गया, यानी कि जो इमेज है वो सही से नहीं बन रही, और इमेज सही से नहीं बन रही तो लास्ट में क्या होगा, ब्लाइंडनेस होगा या फिर ब्लड विजन हो जाएगा। ये एक्वायर्ड हो सकता है और कंजेनिटल हो सकता है, दोनों। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग
देखा जाए तो जो कैटरेक्ट है वो है लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया में क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का, और लीडिंग कॉज कहाँ पे है, वर्ल्ड में, ठीक है। ये कैटरेक्ट की अल्फाबेटिक मीनिंग है कि भाई कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, एज रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये सारा, ये इसकी एटियोलॉजी हो गई और रिस्क फैक्टर हो गए। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो जैसे वो था ग्लूकोमा, वैसे ही ये भी दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है कंजेनिटल कैटरेक्ट और दूसरा होता है एक्वायर्ड कैटरेक्ट। कंजेनिटल कैटरेक्ट में बात की जाए तो देखो इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो कैटरेक्ट होता है उसको हम कंजेनिटल कैटरेक्ट कहते हैं। अब कौन सा कैटरेक्ट होता है, तो आपने एक बात सुना होगा, स्टॉर्च इन्फेक्शन, STORCH, ठीक है, सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, ठीक है, साइटोमेगालोवायरस और हर्पीज का इन्फेक्शन। अब इसमें से एक आता है सिफिलिस। सिफिलिस का जो इन्फेक्शन होता है वो यदि बच्चों में हो जाए तो वो क्या करता है, कंजेनिटल कैटरेक्ट कॉज करते हैं। देखिए वो लिख भी रखा है शायद मैंने नेक्स्ट में, यस सॉरी, रूबेला, नॉट सिफिलिस, रूबेला। तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम क्या करता है, ब्लू डॉट कैटरेक्ट करता है। ये नाम है, इनको आपको याद रखना है कि डायबिटीज मेलाइटस में स्नोफ्लैक कैटरेक्ट होता है तो होता है, ठीक है। ऐसे ही कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में बात की जाए तो ब्लू डॉट कैटरेक्ट होता ही होता है, ठीक है। अब हम वापस उस पर आ जाते हैं। तो ये तो कंजेनाइटल की बात होगी। एक्वायर्ड में बात करें तो सबसे पहला हो गया सेनाइल कैटरेक्ट, तीन टाइप का था नहीं, सेनाइल कैटरेक्ट, ट्रॉमेटिक और सेकेंडरी कैटरेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी हम ग्लूकोमा पढ़ के आए, ट्रॉमेटिक ग्लूकोमा क्या होता है, इंजरी की वजह से, तो कैटरेक्ट क्या होगा कि भाई इंजरी की वजह से कैटरेक्ट हो गया तो उसको हम ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है रोजेट कैटरेक्ट, ठीक है। सेकेंडरी कैटरेक्ट यानी कोई और दूसरी डिजीज थी जिसकी वजह से कैटरेक्ट हो गया, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस हो गया, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, अभी हमने बताया कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो गया, ठीक है। वो दोनों में आएगा, सेकेंडरी में भी आएगा और कंजेनाइटल में भी आएगा, ओके। अब सेनाइल कैटरेक्ट की बात करें तो सेनाइल की नहीं बोलते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको, तो ठीक है। कैटरेक्ट दैट अकर ड्यू टू एजिंग प्रोसेस, एजिंग प्रोसेस की वजह से होता है। एजिंग प्रोसेस में एकोमोडेशन डिक्रीज हो जाती है, ओके। द ओनली कैटरेक्ट इन विच आई पेन अकर, इकलौता कैटरेक्ट है जिसमें आई पेन होता है। और ग्लूकोमा में किस में होता है, प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा में, ठीक है। सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, न्यूक्लियर, कॉर्टिकल और पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट। अच्छा, न्यूक्लियर यानी सेंटर, कॉर्टिकल यानी आसपास वाला, तो कैटरेक्ट कहाँ होगा, सेंटर ऑफ लेंस में होगा। कैटरेक्ट कहाँ होगा, पेरिफेरी में होगा। न्यूक्लियस कहाँ होता है, देखो यार ये हमारे पास एटम है, हम 11th क्लास में पढ़ते थे, हमारा एटम ये रहा, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट कहाँ होगा, सेंटर ऑफ लेंस में होगा। और जैसे हम किडनी ने, हमने एनाटॉमी पढ़ी थी किडनी की, तो उसमें हमने बताया था एक होता है मेडुला जो कि बीच वाला पार्ट होता है, और दूसरा होता है कॉर्टिकल पार्ट, ठीक है। तो कॉर्टिकल मतलब पेरिफेरी, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट ये कहाँ होगा, पोस्टीरियर कैप्सूल में होगा, नाम से पता लग रहा है भाई, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर है यानी पोस्टीरियर कैप्सूल में होगा। ये यंगर एज में भी देखा जा सकता है, ठीक है। ट्रॉमेटिक आपको बताई दिया था, कोई इंजरी की वजह से हो, एग्जांपल है रोजेट कैटरेक्ट। सेकेंडरी का बताई दिया था, डायबिटीज मेलाइटस में स्नोफ्लैक कैटरेक्ट देखा जाता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में किस्मस कैटरेक्ट होता है, विल्सन में सनफ्लावर होता है। विल्सन डिजीज क्या होती है, कॉपर का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और कॉपर किस कलर का होता है, येलो कलर का, और सनफ्लावर किस कलर का होता है, येलो कलर का, इसीलिए विल्सन में सनफ्लावर कैटरेक्ट होता है। स्टीरॉयड में कॉलीफ्लावर कैटरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए तो ड्यू टू टियोलॉजिकल कॉज, अल्टरेशन मेटाबॉलिज्म विद इन अ लेंस, मतलब लेंस का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाएगा, और यदि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाया तो क्या होगा, जितना ज़्यादा वो इंटेक कर रहा था उससे ज़्यादा इंटेक करेगा, यानी एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन करेगा वाटर का, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो फूल जाएगा, स्वेल सब हो जाएगा। हम ज़्यादा पानी पी लेते तो पेट फूल जाता है ना, ऐसे, जिसकी वजह से क्या होगी, अब यदि वो स्वेल अप हुआ, स्वेल अप होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज हुई, अब ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है तो ओपेक्सिटी बढ़ेगी, ओपेक्सिटी होगी तो विजन लॉस हो ही जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है भाई, देखो ये रहे ब्लड विजन जो कि अर्ली साइन एंड सिम्टम है, वाइट आई लेट साइन सिम्टम है, सेंट्रल विजन अफेक्ट। अच्छा, ग्लूकोमा में पेरिफेरल विजन अफेक्ट हो रहा था, इसमें सेंट्रल विजन अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, कलर परसेप्शन डिक्रीज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। अब इतने सारे याद कैसे करें भाई, विजन के कितने चार हैं ऐसे याद कर लो, कलर के कितने तीन हैं, और क्या हो रहा है उसके अलावा पेन हो रहा है, तो वीसी पेन, वी मतलब हमारे पास वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेन हो रहा है, ठीक है। तो वी मतलब क्या हो गया, विजन, विजन कितने, ब्लड विजन हो गया, सेंट्रल विजन हो गया, ठीक है, नाइट विजन हो गया, और कौन सा विजन हो गया भाई, डिप्लोपिया डबल विजन हो गया। तो विजन के कितने हो गए चार, ब्लड विजन, डिप्लोपिया, सेंट्रल विजन और नाइट विजन, ओके। कलर के कितने बताए, तीन बताए, तीन कौन कौन से हो गए कलर के, कलर परसेप्शन, ठीक है, रेड रिफ्लेक्स, रेड भी कलर होता है, व्हाइट कलर होता है इसलिए व्हाइट आई, ओके। तो कलर के तीन, विजन के तीन, ऐसे याद कर सकते हो। बाकी आपने जो ट्रिक बना रखी है वो आप यूज़ कर सकते हो। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की बात की जाए तो देखो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, स्नेल विजुअल एक्विटी टेस्ट हो सकता है, ऑप्थेल्मोस्कोपी हो सकता है, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन हो सकता है, और इश्चियार टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इश्चियार टेस्ट, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट क्या है भाई? मैनेजमेंट तीनों है, मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? मेन टारगेट क्या है हमारा कि विजन को रिस्टोर करना और जो भी कॉज है, अंडरलाइन कॉज है, उसको ट्रीट करना। ठीक है, हम स्टेरॉयडल ड्रग को अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई कैटरेक्ट है, हो सकता है दूसरा कैटरेक्ट हो जाए। स्टेरॉयडल ड्रग से क्या हो रहा था? यूज ऑफ स्टेरॉयड से कॉलीफ्लावर कैटरेक्ट हो रहा था। ठीक है, उसको बोलेंगे भाई शराब नहीं पीनी है, यानी अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करनी है। मेडिट्रिक हम उसको शॉर्ट टर्म यूज के लिए दे सकते हैं, वरना हम सर्जिकल ट्रीटमेंट कर देंगे उसका। सर्जिकल में मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट कौन सा होता है? फीको इमल्सिफिकेशन। ओके, उसके अलावा हम लेंस ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं। लेंस ट्रांसप्लांटेशन होता कहाँ है? पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ एंटीरियर सेगमेंट। ठीक है, आई के दो सेगमेंट होते हैं, एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक है, एंटीरियर सेगमेंट में दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। तो लेंस का प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ एंटीरियर सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट के पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होता है, तो वहीं उसका ट्रांसप्लांटेशन होगा। उसमें दो टाइप का होता है ये, एक तो होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। अब एक्सटर्नल में क्या होगा? एंटीरियर कैप्सूल, कैप्सूल देखो ये लेंस होता है, लेंस के आगे की तरफ कैप्सूल, पीछे की तरफ कैप्सूल। तो केवल और केवल हम आगे वाला कैप्सूल यानी एंटीरियर कैप्सूल और लेंस को रिप्लेस करें तो क्या हो गया? EOLI हो गया। लेकिन हमने एंटीरियर वाले को भी, लेंस को भी और पोस्टीरियर को, तीनों को हटा दिया तो इंटरनल लेंस ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट पैटर्न आपको पता ही है, लेकिन डायग्नोसिस हम देख लेते हैं। डिस्टर्ब विजुअल सेंसरी परसेप्शन हो गया। ठीक है, सेंसरी परसेप्शन तो ऑब्वियस है, चेंज हो गई। विजुअल सेंसरी परसेप्शन। रिस्क ऑफ ट्रॉमा, क्यों होगा ट्रॉमा या इंजरी? भाई हमको आंखों से कुछ दिख नहीं रहा तो हम ठोकर खा के गिर सकते हैं। ठीक है, और नॉलेज डेफिशिएंट और एंजाइटी भी हो सकता है। अब आप इसको या तो इस तरीके से लिख सकते हो या फिर इसको प्री ऑप और पोस्ट ऑप करके भी लिख सकते हो, जैसे कि प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। ओके, पोस्ट ऑपरेटिव में पेन होगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होगा। ओके, और पेन से पहले आप रिस्क ऑफ इन्फेक्शन लिखना प्रायोरिटी में। पेन क्योंकि एनेस्थीसिया दिया होता है तो पेन का इफेक्ट इतना नहीं होता, इसलिए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फर्स्ट आएगा। ओके, और फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप लिख ही सकते हो कौन कौन से? डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन हो गया, ओके, रिस्क ऑफ ट्रॉमा हो गया और नॉलेज डेफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेटाइनल डी अटैचमेंट के बारे में कि रेटाइनल डी अटैचमेंट क्या होता है। देखो नाम से पता लग रहा है यार, रेटाइना का डी अटैचमेंट हो जाना। किससे डी अटैच होना? यानी कि अटैचमेंट का रिमूव आउट हो जाना। रेटाइना पहली बात कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी आई की जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है ना, इनर मोस्ट लेयर, वो होती है रेटाइना। ठीक है, अब रेटाइना के जस्ट पहले कौन सी प्रेजेंट होती है? कॉरोइड। तो अटैच किससे थी? कॉरोइड से। तो डी अटैच भी किससे होगी? कॉरोइड से तो होगी ना। रेटाइना की टोटल 10 लेयर होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10वीं लेयर का नाम क्या होता है? 10वीं लेयर जो कि आउटर मोस्ट लेयर है किसकी? रेटाइना की, उसका नाम क्या है? पिगमेंटोसा एपिथेलियम। यदि वो रेटाइना से हट जाए तो उससे हम क्या बोलते हैं? रेटाइनल डी अटैचमेंट बोलते हैं। सो कह सकते हैं रेटाइनल डी अटैचमेंट इज ए डिसऑर्डर इन विच द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रेटाइना दैट इज पिगमेंटोसा एपिथेलियम इज detached from choroid, okay, choroid layer of eye। तो वही इसकी डेफिनेशन है कि इट इज अ क्रोनिक डिजीज इन विच रेटाइना इज डिटैच फ्रॉम कोरोइड दैट रिजल्ट इनटू पार्शियल और कंप्लीट विजन लॉस। ऑब्वियस है, रेटाइना में इमेज फॉर्मेशन होता है तो इमेज फॉर्मेशन होगा नहीं, उसकी वजह से क्या होगा? विजन लॉस हो सकता है। ये पेनलेस सिचुएशन होती है क्योंकि इसमें कोई नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, इटियोलॉजी ये रही। अब टाइप्स में बात करें तो 3 टाइप के होते हैं, रेगमेटोजिनस, ट्रैक्शनल और एक्सुडेटिव रेटाइनल डी अटैचमेंट। रेगमेटोजिनस मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेटाइनल डी अटैचमेंट। उसमें होता क्या है भाई? इट इज अ कंडीशन इन विच होल और टीयर डेवलप इन सेंसरी रेटाइना। मतलब कि रेटाइना में क्या हो जाता है? होल प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? जो विट्रस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर क्या करता है? धीरे धीरे उसके अंदर आना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से वो अलग कर देता है। अब जैसे एग्जाम्पल, ये रेटाइना है, ये है कॉरेड, ये दोनों चिपकी हुई थी, अब बीच में होल हो गया तो धीरे धीरे क्या हुआ? ये ऐसे ऐसे डी अटैच होगी और ऐसे रिमूव आउट हो जाएगी ये, तो ऐसे इनका डी अटैचमेंट हो जाएगा। तो ये कौन सा हो गया? रेगमेटोजिनस। किसकी वजह से होता है? विट्रस ह्यूमर के सीप इन की वजह से, मतलब वो धीरे धीरे अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। ट्रैक्शनल, नाम से पता लग रहा है, ट्रैक्शन यानी कोई ट्रॉमा हो गया, कुछ इंजरी होगी, उसकी वजह से पुलिंग फोर्स। ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी में विट्रस जो हेमरेज है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है। यदि कोई पेशेंट है जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई है तो उसमें ट्रैक्शनल रेटाइनल डी अटैचमेंट हो सकता है, किसकी वजह से? विट्रस ह्यूमर हेमरेज की वजह से। एक्सुडेटिव यानी एक्सुडेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वो एक्सुडेट क्या होगा? अंदर आ जाएगा, किस किस के बीच में? रेटाइना और क्या बोलते हैं इसको? कॉरेड के बीच में। ठीक है, जो सेंसरी पार्ट होता है वो रेटाइना होता है, तो इसमें कई जगह सेंसरी लेयर भी लिखा हुआ है और सेंसरी लेयर क्या है? रेटाइना ही है। ठीक है, इटियोलॉजी की वजह, अब देखो हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते थे। देखो लास्टली क्या है? विजन लॉस करना है इनको, और विजन लॉस होगा किसकी वजह से? नर्व डैमेज की वजह से। नर्व डैमेज क्यों होगी? कि भाई उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं हो रही, तो हमको कैसे भी करके न्यूट्रिशन की सप्लाई बंद करनी है। अब कैसे करेंगे भाई? ट्रॉमा हो सकता है, 2 लेयर वैसे ही हट गई और 2 लेयर वैसे ही हट गई तो क्या होगा? न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। ओके, और न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो पाएगी तो नर्व डैमेज हो जाएगी, और नर्व डैमेज हो गया तो
विजन लॉस हो गया। अब दूसरा क्या है कि भाई इटियोलॉजिकल कॉज की वजह से कोई भी फ्लूइड आ गया किस किस के बीच में, सेंसरी लेयर यानी रेटाइना, पिगमेंटेड लेयर यानी कॉरेड। तो सेंसरी लेयर और पिगमेंटेड लेयर के बीच में कोई फ्लूइड आ गया उसकी वजह से हट जाएगी, तो ये दोनों लेयर को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, जिसकी वजह से वो हट जाएंगी। अब ये तो हो गया इसका पैथोफिजियोलॉजी। पेन सॉरी आई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें तो कर्टेन फॉल सेंसेशन क्लासिकल साइन सिम्टम इंपॉर्टेंट है। कौन सा, कर्टेन फॉल सेंसेशन क्लासिकल साइन सिम्टम होता है। ओके, लाइट फ्लैशेस, फोटोप्सिया हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है, ठीक है। फ्लोटर्स इन आए, है ना। फ्लोटर्स का मतलब होता है कि भाई धब्बे धब्बे दिखना ब्लैक कलर के, ठीक है, वो इंटरनल ब्लीडिंग को शो करते हैं। कॉप बैब बन जाना, ब्लड विजन होना। तो आपने एक चीज़ गौर की, कहीं ना कहीं ब्लड विजन, ठीक है, एकोमोडेशन डिक्रीज होना, फोटोफोबिया, है ना, आई पेन। अब इसमें तो खैर आई पेन नहीं है, वरना ये सारे क्या कॉमन है इनमें, ठीक है। तो आप ये सारे कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। अब पहले ग्लूकोमा में क्या हो रहा था, पेरिफेरल विजन लॉस हो रहा था। कैटरेक्ट में सेंटर विजन, इसमें क्या होगा, पेरीफेरी टू सेंटर विजन लॉस होगा। पहली डिजीज पेरीफेरी, दूसरी में सेंट्रल, तीसरी में क्या, पेरीफेरी टू सेंट्रल। ओके, ये भी आप याद कर सकते हो। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं है, वही जो कॉमन है, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, यूएसजी, इसमें ऑप्थेल्मोस्कोपी इंपॉर्टेंट है ना। और बस यही है। नेक्स्ट मैनेजमेंट में बात की जाए तो इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, इसका लास्ट लेस सर्जरी, कि हम सर्जरी करें, ठीक है। सर्जरी भी कई टाइप की होती हैं। स्क्लेरल बकलिंग हो गई कि भाई स्क्लेरा को हमने एक तरीके से उसमें मतलब उसको टाइटनिंग कर दी स्क्लेरल बकलिंग करके, ठीक है। न्यूमेटिक रेटिनोपैथी होता है, इसमें हम एयर का ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं विट्रस ट्यूमर को निकाल के, ठीक है। लेजर फोटोकोगुलेशन हो सकता है, उसके अलावा क्रायोथेरेपी कर सकते हैं, ठीक है, विट्रेक्टोमी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे इसके आंसर, ये सारे इसके सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं। बस इसका आप नाम याद रख लीजिएगा, अंदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद में, क्योंकि हमने बताया इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट तो है ही नहीं। तो पोस्ट ऑपरेटिव में एक्यूट पेन और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसमें भी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फर्स्ट पे आएगा और एक्यूट पेन सेकंड पे आएगा। ओके, इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन वही है, नॉलेज डेफिशिएंट, एंजाइटी। ओके, तो ये कॉमन वाले हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। तो आज हमने ग्लूकोमा, रेटाइनल डीअटैचमेंट और कैटरेक्ट को एक तरीके से डिस्कस किया। पहले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने 3-4 डिजीज को और कवर किया था। कंजक्टिवाइटिस हो गई उसमें, है ना, रेटाइनल, और उसके अलावा नेशनल ब्राइटनेस कंट्रोल प्रोग्राम हो गया। तो ऐसे करके ये पूरा यूनिट हमारी फिनिश हो चुकी है। ये इसके जो नोट्स हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हैं चाहे लॉन्ग नोट्स हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग एक्सप्लोरर PDF मटेरियल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।